Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is relationship between criticism and common sense. As all of you know that we are studying Catherine Belche. Catherine Belche is British literary critic and professor of English. तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं कि वो एक लिटरेरी क्रिटिक भी थी और प्रोफेसर भी थी इंग्लिश की. शी हैज़ enjoyed a lot of fame and popularity throughout the life. उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो थी ना बहुत ही मशहूर रही, मकबूल रही. She has written many books: Death of Author, Loss of Freedom, Critical Practice, Shakespeare. ये उसकी बुक्स हैं कुछ जो उसने लिखी थी, उसमें से हम क्रिटिकल प्रैक्टिस को हम स्टडी कर रहे हैं. हेयर इन दिस क्वेश्चन शी हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस. अब वो क्रिटिसिज्म और कॉमन सेंस को जो है वो उसके डिफरेंसेस को बताती है, उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, उसके बारे में बात करती है. कैथरीन बेल्स डिफाइंस कॉमन सेंस इन द फॉलोइंग वर्ड्स. Common sense assumes that valuable literary text, those which are in special way worth reading. के common sense जो है किसी भी literary text को कहा जाता है those which are in special way worth reading, जिन्हें ख़ास अंदाज में जो है पढ़ा जाता है. tell truths about the period, जो टेक्स्ट यानी किसी पीरियड के बारे में या वहाँ की रियलिज़म के बारे में, वहाँ की रियलिटीज़ के बारे में बताती है. इन विच प्रोड्यूस दैम अबाउट, कि जब वो उनको लिखा गया था या प्रोड्यूस किया गया था. इन देम अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल, या फिर वर्ल्ड की जनरली बात करती है, आम तौर पे जो उसका कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात करती है. और अबाउट ह्यूमन नेचर, या फिर इंसानी नेचर की. कॉमन सेंस क्लेम्स डैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रियलिटी. कॉमन सेंस का ये दावा है कि लिटरेचर जो है वो तो हमें पता है कि वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स विच आर इटर्नल एंड यूनिवर्सल. अब लिटरेचर में हमें वो कॉन्सेप्ट मिलते हैं जो कि कभी ना भुलाए जाने वाले हैं और यूनिवर्सल हैं, मतलब हर एज में उनको रीड किया जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, पढ़ा जाता है. व्हेन वी रीड अ नॉवल इट्स करेक्टर्स एंड सिचुएशन सीम अस रियल लाइक एज वी हैव पास थ्रू देम. अब जब हम कोई नावल जब रीड कर रहे होते हैं, जब हम किसी नावल की बहुत डीपली स्टडी करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो करेक्टर्स हैं ना उनसे हम मिल चुके हैं, या जो वो सीन या जो इवेंट वहाँ पे नावल में बताया जा रहा है वो सारा हमारी आंखों के सामने से गुजर चुका है. Pass through them because author takes character and situation from the society and presents his own experiences which seem so related with us. क्या है कि जब भी कोई ऑथर कोई राइटिंग लिखता है, कोई नावल या कोई स्टोरी लिखता है, तो वो क्या करता है कि वो करेक्टर और सिचुएशन जो है ना वो अपनी सोसाइटी से लेता है, अपने मुआशरे से लेता है. और हमें तो वैसे भी बड़ा शौक होता है कि अपनी सोसाइटी के बारे में जानने का, अपने लोगों के बारे में जानने का, उनमें उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्टोरीज़ के बारे में जानने का. तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट जो है इसकी तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होता है. एंड प्रेजेंट्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस, और अपने तजर्बात बताता है विच सीम टू रिलेटेड विद अस, जिसे देख के या जिसे पढ़ के हमें लगता है कि ये चीज़ स्टोरीज़ जो हैं हमारी लाइफ से भी रिलेट करती हैं, या हमारी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, या हमारे साथ या हमारे किसी रिलेटिव के साथ या किसी लव्ड वन के साथ जो है ऐसा हो चुका है. As it is said that author is a special person who possesses extraordinary insight and sensitivity. कि author जो होता है ना एक स्पेशल पर्सन को कहा जाता है जिसमें बहुत पावर होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है कि वो चीज़ों को लिख सके, उनको महसूस कर सके. So the pieces of literature which author writes are the products of author genius mind and knowledge. अब लिटरेचर में जो टेक्स्ट होती है वो ऑथर के माइंड का जो है ना वो ऑटोबायोग्राफिकल होता है, उसका मुंह बोलता सबूत होता है, क्योंकि उसमें उसके माइंड की जीनियस, उसकी जहानत और नॉलेज जो है वो लिखता है. मीनिंग्स एक्सप्रेस्ड इन द वर्क कम्स फ्रॉम द जेन्युइन नॉलेज ऑफ ऑथर. अब क्या है कि उसमें जो उसने अल्फाज बयान किए होते हैं या जो टेक्स्ट लिखी होती है वो उसके माइंड से आती है, उसके जहन से आती है. द लाइफ ऑफ ऑथर एंड द एज इन विच ही लीव्स प्ले अ वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंटरप्रेट अ लिटरेरी वर्क. कि किसी भी ऑथर की ज़िंदगी में या का जो ताल्लुक है ना वो उस एज से होता है जिसमें वो रह रहा होता है, और वो बहुत अहम किरदार अदा करती है उसके लिटरेरी वर्क में. Author picks character and situation from our real life. That's why readers can understand easily without any struggle. अब क्या है कि ऑथर जो है वो करेक्टर और सिचुएशन जो है वो रियल लाइफ में से लेता है, जिसकी वजह से रीडर्स जो हैं वो आसानी से उसकी बात को समझ सकते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती. बट विद कॉमन सेंस, लेकिन इसको समझने के लिए उनको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ती है. मतलब किसी भी बात को समझने के लिए हम अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं ना, कि कोई बात जो है या कोई स्टोरी जो है उसको हमें क्या पैगाम देना चाह रही है, उसके ज़रिए राइटर जो ऑथर जो है हमें क्या कन्वे करना चाह रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कॉमन सेंस इज़ बेस्ड अपॉन इमिटेशन, रोमांटिसिज्म एंड ह्यूमनिज्म.
अब ये कहा जाता है कि कॉमन सेंस इन तीन चीज़ों पर भी बेस करती है। दिस थ्योरीज कंसिडर मैन अ सोर्स ऑफ मीनिंग एंड एक्शन हु थिंक्स हिमसेल्फ। अब ये जो थ्योरीज है ना, ये इंसान को ज़रिया प्रोवाइड करती हैं, एक सोर्स प्रोवाइड करती हैं कि वो इनके बारे में सोचे। द क्रिटिकल प्रैक्टिस बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेसिव रियलिज्म। अब क्रिटिकल प्रैक्टिस जो कि कॉमन सेंस पे बेस करती है वो उसे एक्सप्रेसिव रियलिज्म भी कहते हैं। एक्सप्रेसिव रियलिज्म वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। एक्सप्रेसिव रियलिज्म वाज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विच वाज with the new romantic conviction that poetry as the spontaneous overflow of feeling। इसके जितने भी स्टेप्स थे वो मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन करवा दिया हुआ है। इन दिस वे इट बिकम्स ऑब्वियस दैट एक्सप्रेसिव रियलिज्म इज़ नॉट विदाउट थ्योरी। तो इस तरह से हमें पता चलता है, ये बात समझ तो आ जाती है कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म जो है ना वो किसी थ्योरी के बगैर समझना पॉसिबल नहीं है। इन फैक्ट इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी विदाउट थ्योरी। और इस दुनिया में कुछ भी थ्योरी के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा रैशनल हैं, वो हर चीज़ के लिए लॉजिक मांगते हैं। मतलब पहले तो जो लोग हुआ करते थे ना वो बहुत सस्पिशियस हुआ करते थे, ऐसे ही अपने अकायद अपने बिलीव्स बना लिया करते थे। लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये हर चीज़ में लॉजिक मांगती है, हर चीज़ में थ्योरी मांगती है। थ्योरी में भी हिडन और फॉर ग्रेंटेड बट नॉट एब्सेंट। कि थ्योरी जो है वो ये हो सकता है कि किसी वो वर्क में थ्योरी जो है वो छुपी हुई हो या फिर उसमें शो ऑफ ना किया गया हो, लेकिन उसमें मौजूद होती है। कॉमन सेंस डेलिबरेटली ओवरलुक्स द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग। और कॉमन सेंस जो है उसका ज़ुबान में किसी भी लैंग्वेज में रोल होता है कि उसके मीनिंग डेवलप करने में, सेंटिक्स को डेवलप करने में जो है हेल्प करती है। सिमेंटिक्स को जो है, सिमेंटिक्स जो होता है ना वो मीनिंग से रिलेटेड होता है, ये हम लिंग्विस्टिक में पढ़ेंगे। लैंग्वेज प्रोवाइड्स नेम्स टू द थिंग्स। अब लैंग्वेज जो है वो किसी भी चीज़ को नेम्स प्रोवाइड करती है। मतलब हम किसी भी चीज़ का जो नाम है, जैसे हमारे हाथ में अगर किताब है तो उसको हम किताब भी कहते हैं, बुक भी कहते हैं। मतलब हर लैंग्वेज में उसका डिफरेंट जो है ना उसको वर्ड्स दिए जाते हैं, सिम्बल्स दिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लैंग्वेज इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग द नेम टू थिंग। के कॉन्सेप्ट्स और जो चीज़ें होती हैं वो इंडिपेंडेंटली पाई जाती हैं। लैंग्वेज का काम सिर्फ चीज़ों को नाम देना होता है। सो देर इज़ नो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूटिंग मीनिंग। कि यानी किसी भी ज़ुबान में ऐसा कोई एक ख़ास एलिमेंट नहीं होता जो कि उसको ख़ास मायने दे सके, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना उसका मतलब सिर्फ आपको, लैंग्वेज जो एक मीडियम की तरह होती है, उसका मतलब आप तक पैगाम को पहुंचाना होता है। तो लैंग्वेज में उसके मीनिंग क्या है उनकी तह तक जाना वो जो है एक रीडर का काम होता है। कैथरीन बेल्से सेज दैट ही डू नीड एनी थ्योरी ही डू नीड एनी थ्योरी टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग। वो कहती है कि उसे एक ऐसी किसी थ्योरी की ज़रूरत है जिससे वो मतलब निकाल सके, मीनिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर सके। देयर इज़ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। फिर उसने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। दिस इज़ बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। ये भी लैंग्वेज पे बेस करती है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, जिसमें मीनिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मीनिंग को जो है समझा जाता है, उनको जो है डीपली स्टडी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मीनिंग डज नॉट लाई इन द ऑथर अब माइंड इन टेक्स्ट और इन रीडर्स माइंड बट इन लैंग्वेज। अब क्या है कि वो कहती है कि मीनिंग जो है वो तो ना तो ऑथर के माइंड में होते हैं, वर्ड्स इन द टेक्स्ट और इन रीडर्स या फिर रीडर्स के माइंड में, बट इन लैंग्वेज के। यानी कोई भी राइटर जो है वो टेक्स्ट जब लिखता है तो वो कुछ ना कुछ उसको उसके माइंड में कोई उसकी का सब्जेक्ट होता है, कोई मौजू होता है जिसके अकॉर्डिंग वो लिखता है, अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। फिर रीडर्स जो है वो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको रीड आउट करते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसको अपने लिहाज से मीनिंग देती है। लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना, इट कम्स बिफोर इंडिविजुअल। व्हेन अ बेबी बर्न ही लर्नस लैंग्वेज ऑफ इस पर्टिकुलर सोसाइटी। के लैंग्वेज जो है एक फिनोमिना होता है। ये सारी जो है ना चीज़ें हम लिंग्विस्टिक में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वो उसको बिल्कुल मासूम होता है, तो वो जिस सोसाइटी में रह रहा होता है तो वहाँ की ज़ुबान सीखते हैं। मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स की जो ज़ुबान सीखते हैं ना, उर्दू सीखते हैं या पंजाबी सीख जाते हैं। तो जो इंग्लिश पीपल होते हैं उनके बच्चे और जो है पैदाइश से ही इंग्लिश वो यानी जब बोलना शुरू करते हैं तो तभी से वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब सोसाइटी जो है वो ज़ुबान सिखाती है। इट्स बिलीव्स कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, मतलब उसके अकायद के अकॉर्डिंग या फिर उसके आसपास के जो माहौल होता है ना वो उसको ज़ुबान सिखाता है। दिस बिलीव्स कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी कॉल्ड आइडियालॉजी। अब ये तमाम अकायद हो गई, कन्वेंशंस हो गई और प्रैक्टिसेस होगी जो मुआशरे की होती हैं जिसमें इंसान रह रहा होता है, वो आइडियालॉजी कहलाती हैं। आइडियालॉजी इज़ अ सोशल फॉर्मेशन, ट्रूथ एंड यूनिवर्सल। और आइडियोलॉजी से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी हकीकत है और यूनिवर्सल है।
आइडियालॉजी इज़ कॉन्वेड थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी। अब आइडियालॉजी जो है या कोई नज़रिया जो है वो हम तक कैसे पहुंचाया जाता है, जैसे हमने दो का भी नज़रिया है ना, तो वो हम जब पढ़ते हैं हम अपनी मुआशरती उलूम के मुतालिया पाकिस्तान की बुक में, तो वो किसी ज़ुबान में लिखा होता है, यानी मैं कोई भी नज़रिए को समझने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन अ राइटर राइट्स हिज लिटरेरी वर्क ही डज नॉट राइट हिज माइंड एंड कॉन्शियसनेस, कि जब भी कोई राइटर कोई लिटरेरी वर्क लिखता है तो वो अपने माइंड की या अपनी कॉन्शियसनेस की, अपनी समझ बूझ की हालत को नहीं लिखता, बट ही राइट्स हिज बिलीव्स कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस आइडियोलॉजी, बल्कि वो अपने अकायद के मुताबिक, अपने यकीन के मुताबिक और अपनी रवायात के मुताबिक लिखता है। थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स वी कंसीडर रियल एंड यूनिवर्सल, और फिर हम उनको चीज़ों को या उन कॉन्सेप्ट्स को रियल और यूनिवर्सल कंसीडर कर लेते हैं, बट दे आर नॉट रियल, लेकिन वो रियल नहीं होती। आइडियोलॉजी इज़ रियल एंड ट्रुथ, आइडियोलॉजी जो है वो रियल और ट्रुथ होती है। वी कैन नॉट स्केप फ्रॉम द आइडियोलॉजी, हम आइडियोलॉजी से भाग नहीं सकते। एन इंडिविजुअल alone thinks about himself in whole society and presents his own experiences। अब क्या है कि आइडियोलॉजी जो है उसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ना, वो खुद से कुछ सोचता है, वो पूरे मुआशरे में जब किसी मुआशरे में रह रहा होता है उसकी अपनी सोच होती है, और वो कोई भी ऑथर जो होता है वो उसमें अपनी राइटिंग में अपने एक्सपीरियंसेस को बयान करता है। सो इट कैन बी सेड दैट एन इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे ऑथर कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ मीनिंग, कि कोई जो इंडिविजुअल या ऑथर जो है वो किसी भी टेक्स्ट को मीनिंग नहीं दे सकता। इन द मॉडर्न टाइम्स द नोशन ऑफ कॉमन सेंस हैज़ बीन सीरियसली क्वेश्चन। मॉडर्न टाइम्स में जो है कॉमन सेंस पे बहुत से सवाल उठाए गए हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मेंटेन द अजम्पशन दैट इट इज़ नॉट वेड यूनिवर्सल एंड ऑब्वियस। अब क्या है कि इसके बारे में बहुत से फ्रीज़े हैं कि ये यूनिवर्सल है या ऑब्वियस है। कॉमन सेंस इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ, कॉमन सेंस जो है वो बिलीफ की, अकायद की प्रोडक्ट नहीं होती। कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस आइडियोलॉजी द ऑब्वियस एंड नेचुरल थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर नॉट यूनिवर्सल, के जो भी इंसान के नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्सल नहीं होती। सो मीनिंग कैन बी एग्जिस्टेड इन इट, मतलब हर एज में, हर टाइम में जो है वो चीज़ों को समझने के वाले लोग या उनका समझने का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज होता रहता है। व्हेन एन ऑथर राइट्स अबाउट इन्वायरमेंट, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट एंड पीरियड, के जब भी कोई ऑथर किसी माहौल के बारे में, किसी कॉन्टेक्स्ट या किसी ज़माने के बारे में लिखता है, दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, तो ये चीज़ें सिर्फ उसी ज़माने में पाई जाती हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू उस तरह से नहीं रहती। अगर उनको रीड आउट भी किया जाता है तो वो एज अ हिस्ट्री पढ़ी जाती हैं। टेक्स्ट विच टेल्स ट्रूथ और राइटर हुज इनसाइट आर द सोर्स ऑफ टेक्स्ट सिंगल मीनिंग, कि उसने जो लिखा था उसने बिल्कुल सच लिखा था, उसने जो देखा था, अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व किया था, अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व किया था, वो लिख दिया था। लेकिन क्या है कि टाइम के साथ साथ उसके जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाते हैं। इज़ अनथिंकेबल के, और राइटर जो है वो ऑथर जो है वो खुद भी नहीं सोच सकता कि उसकी टेक्स्ट का रीडर्स ने क्या मीनिंग लिया है आने वाले टाइम्स में। सो वन कैन नॉट इंटरप्रेट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट और राइटर्स माइंड, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो राइटर्स के माइंड को समझ नहीं सकता, उसको एज इट इज़ नहीं समझ पाता जो मीनिंग राइटर हमें कॉन्वे करना चाह रहा होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्रिटिसिज्म वेल्से, कॉमन सेंस डिक्लेयर्स इटसेल्फ वन थियोरेटिकल एंड ऑब्वियस, बट दिस डज नॉट मीन दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू एंड इंटरनली इनकन्सिस्टेंट। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल था, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।